हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है कि हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स, यानी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके सिलेबस में नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेशन करने के लिए है, जो आप प्रिपरेशन करते हो, अगर हम जेई की बात करें, नीट की बात करें और बोर्ड के एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, तो वो आपके सिलेबस में असिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के ही ऑप्टिकल आइसोमर्स के कैलकुलेशंस हैं। और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन मॉलिक्यूल, अब ये समझिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन मॉलिक्यूल। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि केवल ऑप्टिकली एक्टिव ही ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते। यहां दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहां कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू ऑप्टिकली, देखा आपने, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखा आपने, दो तरह के। अब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को हम किस नाम से बोलते हैं, दिस इज नोन एज इनैंशियोमर्स। इसको हम इनैंशियोमर्स के नाम से बोलेंगे। और दिस इज नेम्ड एज मेसो। आपने देखा मेसो, दिस इज इंडिकेटेड बाय द स्मॉल ए और दिस इज इंडिकेटेड बाय द स्मॉल एम, यानी दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा और तब जाकर के हमको ऑप्टिकल आइसोमर आएगा। तो यहां सिंपल सा बात या ध्यान रखने की जरूरत है कि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। दे आस्क calculate the number of optical isomers, simple word. So that is why you must be counted the optically active as well as optically inactive। एक स्पेशल क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर हाउ मेनी ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स आर प्रेजेंट, या हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिंपल से ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में आपको कैलकुलेशन करना है यहाँ। बट ये ध्यान रखिएगा, मेसो इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। वो कंफ्यूज ना करिए, बहुत सारे बच्चे मेसो को क्या क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, इट इज क्लियर। चलिए हम एग्जांपल्स पर चलते हैं, आपको एग्जांपल्स बताते हैं। एग्जांपल देखिए, यहां दो कैटेगरीज होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट दो कैटेगरीज होगी, और वो कौन सी कैटेगरी होंगी, और वही इसी को आपको केयर करना है। ओके, पहला पॉइंट है कि इफ मॉलिक्यूल हैविंग, यहां हम एन वर्ड यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एन नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम्स या एटम्स एंड देयर टर्मिनल्स आर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्मिनल्स आर डिफरेंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है क्या, उनके टर्मिनल्स डिफरेंट हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ढेर सारे असिमेट्रिक कार्बन एटम है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 कितने भी हैं, अगर उनके टर्मिनल डिफरेंट हो गया, यानी इस किनारे पर कोई दूसरा ग्रुप लगा, इस किनारे कोई दूसरा, एकदम आपका आइडेंटिकल नहीं है, दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम आइसोमर, यानी इससे ज्यादा आइसोमर कभी नहीं पाया जाता किसी मॉलिक्यूल में। तो आप ये समझ लीजिए, इससे ज्यादा आइसोमर नहीं मिलेंगे तो कंडीशन मैक्सिमम आइसोमर का है। और आप देखिए इसे कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल मैं आपको बता के करूं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। सपोज अगर हम आपसे कहा CH3 है और आपके पास CH है, यहां OH हमने लगा दिया बाय द वे, और देखो यहां CH करके चलो यहां भी OH ही लगा देते, आप कुछ भी लगा दो, और यहां हमने C2H5 लगा दिया। आपको क्या लगता है, आपको लगता है देखो असिमेट्रिक कार्बन एटम यहां है, असिमेट्रिक कार्बन एटम यहां है, और देखिए टर्मिनल देखिए, इस असिमेट्रिक से जो अटैच ग्रुप है दिस इज CH3, दिस असिमेट्रिक से अटैच जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, C2H5। क्या दोनों सेम है, नो, ये मेथाइल है, ये एथाइल है, दोनों टर्मिनल डिफरेंट है। अब बताइए अगर ये टर्मिनल डिफरेंट है
तो कभी इस मॉलिक्यूल को कंप्लीट दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो? नो, इसी तरीके से इसी को हम बोलते हैं डिसिमिलर असिमेट्रिक कार्बन एटम। अब यहाँ देयर टर्मिनल आर डिफरेंट का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली आप इसका मतलब ही समझ लीजिए, ये कहना क्या चाहते हैं कि हमारे पास ढेर सारे असिमेट्रिक कार्बन एटम है, बट ऑल असिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। कोई आइडेंटिकल असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। तो हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर? सिंपल सा आपको तरीका है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2 टू पावर n। मैंने क्या बताया? दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम आइसोमर्स। और अब बताओ, अब उसके बाद मेजो की कंडीशन क्या आएगी? आपको पहले पता है, मेजो पॉसिबल ही नहीं। क्यों? टर्मिनल डिफरेंट है, देयर आर नो चांस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो चांस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑल आइसोमर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पीसीज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, कोई मेजो का चांस नहीं बनता। ये तो बात क्लियर है आपको? तो कुल मिला के अगर हम इसकी बात करें, 2 टू पावर 2 कर दिया, कुल कितने बन गए? 4। अब बात आती है कि सपोज आपको फॉर्मूले नहीं मालूम, ठीक, कैसे कैलकुलेट करना है? ऐसे में आप इतना दिमाग तो लगा सकते हो, दो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, सोच लो, हो सकता है कि दोनों असिमेट्रिक एक बार इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? आर आर हो, दोनों का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? एस एस हो जाए, दो मॉलिक्यूल बने ना। मान लो इस वाला, इस साइड वाला आर था तो इधर वाला एस था, और जब इधर वाला एस था तो इधर वाला आर था। ये बात समझ में? कितने बन गए? 4 मॉलिक्यूल बन गए। ध्यान रखना, यही 4 आइसोमर्स इसके बन जाते हैं। एक आइसोमर बना, दूसरा आइसोमर बना, तीसरा आइसोमर बना और चौथा आइसोमर। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये कंडीशन है मैक्सिमम आइसोमर्स का, इसलिए बोल रहा हूं। अब सोचो कि अगर हम टर्मिनल सेम कर दें, ये और ये सेम कर दिया, इधर मिथाइल इधर मिथाइल, तो चलो दोनों आर आर है, समझ में आता है, एक नया स्पीसीज। दोनों एस एस है, दोनों नया स्पीसीज बन गया। एक एस है, एक आर है, फिर नया बन गया। फिर इधर का अगर आर इधर का एस हो जाएगा डियर, तो दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इसका आर इसके आर जैसे होगा, इसका एस इसके एस जैसा होगा। अभी नॉमेनक्लेचर आपका इधर से शुरू होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5, नंबर क्लेचर इधर से शुरू हो रहा है। और इधर भी मिथाइल लगा दे तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। दोनों साइड के हमारे टर्मिनल जो असिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे वो सिमिलर असिमेट्रिक कार्बन हो जाएंगे। और डियर जब सिमिलर हो गए तो एक स्पीसीज बनेगा, दूसरा बनेगा, बट ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे। हमारा यहाँ पर्पज और कुछ बताने का नहीं है, पर्पज ये है कि अगर टर्मिनल डिफरेंट है, दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम आइसोमर। ऐसी कंडीशन में 2 टू पावर क्या आएगा? एन आएगा। आपके सामने आइसोमर है, मेजो हमेशा 0 होगा, लेकिन टर्मिनल सेम आया तो इनेंशियोमर्स भी घटेगा और वहां मेजो के चांस बढ़ने लगेंगे। अब सोचो, इनेंशियोमर भी है, मेजो भी है, ओवरऑल आइसोमर अपने आप कम हो जाएंगे अगर टर्मिनल सेम आया तब, जबकि मेजो भी आना शुरू हो गया उसके बावजूद भी। क्लियर? तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलिए मैं एग्जांपल एक और बता देता हूं, इसी कैटेगरी के एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पाओ कैटेगरी का। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल सेकंड मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए हमने आपको CH3 दे दिया, CS दे दिया, मान लो हमने यहाँ Br लगा दिया CH करके, मान लो यहाँ Br लगा दिया, आपकी मर्जी, आप OH ही लगा दो, क्या दिक्कत है? C2H5 कर दिया। अब सोचो, एक असिमेट्रिक कार्बन एटम, दूसरा असिमेट्रिक कार्बन एटम, तीसरा असिमेट्रिक कार्बन एटम, बट क्या है? टर्मिनल क्या है? डिफरेंट है। देखा ना, दोनों टर्मिनल डिफरेंट है। अब ए की वैल्यू कितना होगी? 2 टू पावर n हो गया। m की वैल्यू हमेशा क्या होना है? 0 होना है। तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। a इक्वल टू 2 टू पावर 3 हो गया, तो कितना हो गया? 8 आइसोमर बना ना, 8 आइसोमर बना है, मेजो 0 है ही है। और आपसे पूछा जाए टोटल आइसोमर कितना हुआ? 0 प्लस 8 कितना आएगा? 8 ही तो आइसोमर आएगा। अब मैं क्या बताता हूं, सपोज आपको फार्मूला ही नहीं पता हो, तो फार्मूला अगर नहीं पता है और टर्मिनल डिफरेंट है, द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम आइसोमर, और टर्मिनल डिफरेंट होने पे ऑल आइसोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप देखो, सोचो, अगर बीच वाला आर हो सकता है तो एक कंडीशन देखो, बीच वाला आर हो सकता है और बीच वाला एस हो सकता है। ये बात तो समझते हैं। अगर बीच वाला आर है तो हो सकता है दोनों किनारे आर हो। बीच वाला अगर एस है, आर है, हो सकता है दोनों किनारे एस हो। बीच वाला अगर आर है तो हो सकता है इधर का एस इधर का आर हो, और बीच वाला आर हो तो हो सकता है इधर का आर हो इधर का एस हो।
अब देखो कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 बन गए ना। अब सपोज लो अगर मिडिल वाला क्या हो, यस हो, तो दोनों साइड यस हो सकते हैं। एक आइसोमर यस है, बीच वाला अगर यस है तो दोनों साइड में आर हो सकते हैं। बात समझ में आया? इधर भी इधर आर तो इधर यस, इधर यस तो इधर आर, है ना। ये देखा, अगर इसको 4 बोले, इसको 5 बोल दें, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, यही 8 आइसोमर आपसे मिलेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन एक नया क्या बनता है, नया ये बनता है, बताओ पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है, या फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या रिलेशन है। आपको आइडिया बता रहे हैं पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है। अब देखो, जब मिरर लगाओगे, मिरर में एक खास बात है कि अगर कोई स्पीसीज सिस है और मिरर लगा दोगे तो कभी ट्रांस नहीं होगा, वो सिस ही रहेगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर मिरर के सामने हाथ ऐसे करके खड़े हो जाए तो आपका ऐसे फिगर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं आएगा ना, आएगा तो वैसे ही ना। तो एक सीधी सी बात है कि यहां भी देखो, अगर हमने यहां मिरर लगाया तो आर का आर रहेगा, बेसिक चीज आर का आर रहेगा। आप एक सिंपल सा तरीका देखिए, आर का आर कैसे रहेगा, आर का क्या हो जाएगा, मिरर लगेगा यस हो जाएगा। तो यहां देखिए आर का यस हुआ, आर का यस हुआ, बट आर का आर ही रह गया। ये मिरर इमेज है ना, आप कह सकते हैं मिरर इमेज नहीं। तो एक सिंपल, अगर हम यहां से कंपेयर करेंगे, यहां से कंपेयर करेंगे, ये स्पीसीज को कंपेयर करें, ये स्पीसीज को ये स्पीसीज को कंपेयर करें, देखो एस का आर, एस का आर, आर का एस, क्या है, इनेंशियोमर्स। और जो नहीं कंपेयर हो पाए, जो तो हम क्या कहते हैं नॉन मिरर इमेज रिलेशनशिप में हो जाएगा, और जो क्या हो जाएगा डायस्टीरियोमर हो जाएगा, और जो मिरर इमेज हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, इनेंशियोमर्स बोल देंगे, है ना। ऐसे कंपेयर आप अपने से कर सकते, क्लियर। चलो लेट अस टेक वन एग्जांपल मोर। आप देखिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, और उसके बाद दूसरा बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट ही दे दिया आपको, CH दे दिया और OH, कोई कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं, यहाँ स्पेसिफिक नहीं है कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, मान लो OH दे दिया, मान लो CH2, ये हमारा एल्डोहेक्सोजेस है। और एल्डोहेक्सोजेस का सबसे एक्सेलेंट एग्जांपल अगर देखा जाए तो ग्लूकोज है ना। तो अब देखो असिमेट्रिक कार्बन एटम 1 2 3 4, ये 4 असिमेट्रिक, ये वाला असिमेट्रिक तो नहीं है। अब आप देखो n की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, लेकिन टर्मिनल देखो, इधर एल्डिहाइड है, इधर क्या है, एल्कोहल है। सारे असिमेट्रिक कार्बन एटम डिसिमिलर हैं, या यूं कहिए कि एनी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कभी भी कोई चांस नहीं होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का। यानी ए की वैल्यू क्या है, 2 टू पावर क्या आएगी, 4 आया ना, ए की वैल्यू 2 टू पावर क्या है, 4 आ गया। एम की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0, कोई डाउट नहीं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आइसोमर कितने आए, बोलो कितने आ गए, 16 आइसोमर आ गए, और सारे के सारे क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और मेजो आएगा 0। ओके क्लियर। चलिए आगे देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर बी, इफ मॉलिक्यूल्स हैविंग n number of asymmetric carbon atoms and their terminals are same। अब बस अब टर्मिनल सेम हो गया। अब ये आइसोमर मैक्सिमम की कंडीशन नहीं है, क्या होगा, आइसोमर का नंबर कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होगा आइसोमर का नंबर। ऐसे में अब आपसे दो कंडीशन पूछ लिया जाएगा, तो कोई नई बात आया, क्या है, n क्या है, n ऑड है, और या n क्या है, इवन है। दो कंडीशन आ गई, देखा आपने, n ऑड या n इवन, क्या अभी ऐसा नहीं था। और आपने मेरे ख्याल से कहां भी देखा था इसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी देखा था कि जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैलकुलेट कर रहे थे इन पॉलीइंस में, तो जब टर्मिनल डिफरेंट थे तो 2 टू पावर n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टर्मिनल जब आइडेंटिकल आए तो वहां भी वो कंडीशन आई थी कि नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑड में है या इवन में है, और वेरी सिमिलर कंडीशन हियर प्रेजेंट आल्सो, है ना। तो आपको यही देखना पड़ेगा, तब फार्मूला। अब ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना, मेजो नॉट टू बी 0। यहां ये कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, टर्मिनल डिफरेंट हुआ, मेजो 0 नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए उसके आइसोमर आपको पहले से पता हो,
ठीक, तो आपको पता चलता है यार मेरा फार्मूला भी करेक्ट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, क्या एग्जांपल बता दें? जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था कि आपके पास CH और OH होगा, और CH और OH होगा, और COOH होगा। क्या नाम था इसका? टार्टेरिक एसिड। इसके टार्टेरिक एसिड के टोटल आइसोमर बताओ बेटा कितना आया था? 3 आया था। क्या? एक प्लस टार्टेरिक एसिड, माइनस टार्टेरिक एसिड एंड मेजो टार्टेरिक एसिड। चलिए हम फार्मूले में लगा के देखते हैं। अब यहां आपको दो फार्मूला देखना पड़ेगा। यहां एन की वैल्यू जैसे आपने देखा कितना है? 2 है। 2 है तो क्या है? इवन है। इवन है तो ए की वैल्यू 2 टू पावर n-1 आएगी, और m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 टू पावर, अब देखो 2 हो गया, इवन है। इवन है तो सीधे आप ऐसा करो n/2 कर दो और -1 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आ गया? बोलो 2 टू पावर 2 n-1 है, यानी 2 टू पावर कितना आएगा? 2 से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और फिर प्लस आप जोड़ दो, कितना आ जाएगा? प्लस आपने जोड़ा तो यहाँ आइसोमर का नंबर देखो कितने आ गए? प्लस नहीं है, 2 टू पावर यानी ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब m की वैल्यू देख लेते हैं। m की वैल्यू में देखे 2/2 हो गया, तो 2/2 हो गया, और -1 हो गया, तो कितना हो गया डियर? 1 - 1, यानी कितना हो गया? 2 टू पावर 0। अब आपको पता है किसी नंबर पे 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 हो गई। तो टोटल आइसोमर कितना आया? बोलो 2 + 1 कितना आया? 3। ये 2 क्या था? बोलो A था। A क्या है? M है ना? तो यहां कहने का मतलब टोटल आइसोमर, अच्छा टर्मिनल अगर इसका मॉलिक्यूल का अगर टर्मिनल डिफरेंट होता तो आइसोमर कितने आते? 4 आ जाते, m 0 हो जाता, सिर्फ A होता। यहां टर्मिनल सेम है, नंबर ऑफ आइसोमर कितने आए? कम हो गए। अब देखो मेजो भी आ गया, इवन देन नंबर ऑफ आइसोमर कम हो गए। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ यहां देखा मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी बन सकता है, तो आपने देखा इसके आइसोमर एनेंशियोमर। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल आइसोमर 3 है। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं? ऑप्टिकल 2 है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 3 है। ओके क्लियर? तो ये बड़ा सिंपल सा है, आपको पहले से पता था इसमें 3 आएगा, हमने फार्मूले में लगाया, 3 आया भी। यू आर श्योर योर फार्मूला इज करेक्ट आल्सो। ओके क्लियर? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी कैटेगरी का सेकंड एग्जांपल। अगर ऑड आ जाए तो, और ये ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए हमने CH3 बोला, CH किया, यहां OH लगा दिया, CH कर दिया, यहां OH लगा दिया, और CH करके सपोज यहां भी OH लगा दिया, और हमको करना क्या है? हमको ये करना है टर्मिनल सेम करना है। अब टर्मिनल सेम करोगे तो एक बात समझ में आती है यार, चलो असिमेट्रिक कार्बन एटम कैलकुलेट करो, असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रोडक्ट समझ में आ रहा, बट ये का कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम है क्या? आप देखो ये यहां देखोगे तो वेरी सिमिलर, जैसा यहां है वैसे यहां है। अगर हम नंबर ऑफ n की कैलकुलेट करें तो 2 आएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस अगर नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम के कैलकुलेशन के लिए आएगा, योर आंसर इज ऑलवेज 2। बट अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स, इसके कितने आइसोमर पाएंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें एक असिमेट्रिक कार्बन और ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हर जगह प्रॉब्लम आएगी, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां बीच वाला अगर हम आप देखेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम ऑड वाला, तो यहां और यहां प्रॉब्लम, अगर टर्मिनल दोनों साइड में असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो बीच वाले में ऑलवेज यू हैव द प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक असिमेट्रिक ये भी है, लेकिन ऐसे कर सकते हैं क्या? स्यूडो असिमेट्रिक कार्बन एटम, ऐसे स्यूडो वर्ड बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। स्यूडो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, और दिस इज ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स। जो फार्मूला बना है उसको हम उसमें माइनस भी कर देते हैं, उसको कोई डाउट नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। तो n और एक स्यूडो असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या आ गया? 3 आ गया। अब आ गया ये ऑड में। और ऐसे भी सोचते हो कि इसको हम क्यों ले लिए? देखो ये असिमेट्रिक कार्बन, देखो अब मान लो इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, तो एकदम आइडेंटिकल है। इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, एकदम आइडेंटिकल है। मगर ये असिमेट्रिक कार्बन आ रहे हैं, इधर एस है, तो थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि भाई ये आर है, ये एस है, तो थोड़ा दोनों साइड में हल्का सा डिफरेंट लग रहा है ना? तो ऐसे में आप उसको कैलकुलेट करते हो, पर ध्यान रखना अगर इस मॉलिक्यूल में कभी भी नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम आ जाए तो गलती मत करना, इसमें 3 मत करना। दिस इज आई हैव ओनली काउंटेड एडिशनली फॉर दिस, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स ओनली। ओके क्लियर? तो ऐसे केस में 3 आ जाएगा। अब आप देखो ये की वैल्यू क्या होगी? 2 टू पावर n-1, और हम माइनस भी करते हैं इसीलिए यहां -2 टू पावर
n, अब देखो ये ऑड में है, ऑड, तो इसको इवन कैसे करोगे? इवन करने का दो तरीका है, ऐड कर दो या माइनस कर दो। तो आप -1/2 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। और m की वैल्यू ध्यान रखना कितना आता है, m की वैल्यू 2n-1/2 आता है। अब एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपसे टोटल आइसोमर पूछा जाए, चलो a प्लस m की वैल्यू बता दो कितना आएगा, तो आप बहुत आसानी से करोगे ना, a प्लस, अब ये लिखोगे प्लस ये लिखोगे, तो ऐसे में क्या ये कट हो गया, ये कट हो गया, टोटल वैल्यू कितने आई 2n-1। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने निकलेंगे, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लो। जैसे यहां अगर हम टोटल आइसोमर के कैलकुलेट करें, पहले a की वैल्यू बात करते हैं, a = 2n-1 माइनस 2n-1/2। तो आप देखो कितना हो गया, मतलब 2 हो गया, माइनस कर दें आप, माइनस करेंगे फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, एक घटा देंगे आप यहाँ, तो कितना हो गया, हाँ n-1 आया, तो n-1 करने पर यहाँ आ गया, सीधे आ गया 2 आ गया। अब 2/2 कर दिया तो कितना आया, बोलो 1 आ गया। तो अब सोचो कितना आ गया, यहाँ एक सीधे ये 4 आ गया, माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका मतलब 2 आइसोमर इसके ऑप्टिकली एक्टिव है। अब मेजो देखिए कितना आया, मेजो 2n-1/2 आ गया, यहाँ भी मेजो आया, 2 आया, इसका मतलब यहाँ 2 मेजो हैं। अब आपसे पूछा जाए a प्लस m की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 आई ना भाई, 2 और 2 4 आई। और फार्मूले में भी लगा के देख लो, फार्मूला क्या बता रहे हैं, a प्लस m की वैल्यू 2n-1। तो आपने देखा 2n-1, तो कितना आया, ये भी तो कितना आएगा, ये भी 4 आ जाएगा। तो एक बात आप बहुत आसानी से समझ गए, एक तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनडायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे इनडायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो अब मेरे ख्याल से बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि आप नंबर ऑफ आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट। आपको यही देखना है, सिमिलर एसिमेट्रिक, डिसिमिलर एसिमेट्रिक, और अगर सिमिलर एसिमेट्रिक का कार्बन एटम आया तो नंबर, डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम आया तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम आइसोमर्स, उससे ज्यादा आइसोमर किसी का नहीं आता। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको आपको समझना है कि नहीं। तो बच्चों आज का टॉपिक मैं सिर्फ इतना बताता हूं, और इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बिना असिमेट्रिक कार्बन एटम के भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। ओके।